नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। जिस विमान में पीएम मोदी ने भरी उड़ान, जंग के मैदान में वो दुश्मनों पर बरसाएगा मौत, ऐसी है खूबियां। बीआरएस का तेलंगाना से जाना तय, लोगों ने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा, बीजेपी जो कहती है उसे पूरा करती है, पीएम मोदी का बड़ा हमला। राजस्थान में सीएम शिंदे के पोस्टर पर महाराष्ट्र में घमासान, राउत बोले बाल ठाकरे थे हिंदू हृदय सम्राट। सूर्य से निकला भयानक तूफान पृथ्वी से टकरा सकता है, आज नासा ने दे दी चेतावनी। गाजा ही नहीं, दुनिया भर में हमास कमांडरों का पीछा करेंगे, युद्ध विराम के बीच इजरायली सेना की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। मोदी सरकार ने स्वदेशी तेजस का ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया था। इस डील के तहत 83 LCA-MK-1A तेजस विमानों के लिए 36.468 करोड़ रुपए तय किए गए थे। आज पीएम मोदी ने HAL बेंगलुरु का दौरा किया और फाइटर जेट में उड़ान भी भरी। बेंगलुरु के आसमान में आज भारत ने एक नई गाथा लिखी है। पीएम मोदी खुद इसके गवाह बने। प्रधानमंत्री ने भारत के स्वदेशी विमान तेजस का रिव्यू किया। इस दौरान लड़ाकू विमान जमीन से गुजरते हुए बादलों को चीरकर आसमान में निकल गया। तेजस के कंधों पर देश सुरक्षित है, इस बात का यकीन दिलाने के लिए पीएम मोदी खुद विमान में सवार हुए और उसके सुरक्षा पर प्रतीकात्मक मोहर लगाई। मोदी सरकार ने स्वदेशी तेजस का ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को दिया था। इस डील के तहत 83 LCA-MK-1A तेजस विमानों के लिए 36.468 करोड़ रुपए तय किए गए थे। यह विमान अन्य फाइटर जेट के मुकाबले काफी हल्का है। पीएम मोदी ने आज HAL का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फाइटर प्लेन में उड़ान भरी। यह दोहरी सीट वाला ट्रेनर जेट है जो भारतीय वायुसेना को सौंपा गया। मल्टी रोल वाले इस लाइट वेट लड़ाकू विमान पूरी तरह से युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार किया गया है। तेजस सुरक्षा रिकॉर्ड वाला एकल इंजन वाला विमान है। आज पीएम मोदी को लेकर IAF पायलट ने उड़ान भरी। इस फाइटर जेट में उन्नत किस्म का रडार सिस्टम लगाया गया है। तेजस का वजन करीब 6560 किलोग्राम का है, जिसे दुर्गम इलाकों में भी उड़ाया जा सकता है। इससे 1.6 मैक की उड़ान भर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस विमान के अधिकतर कलपुर्जों को भारत में ही तैयार किया गया है। इसे बनाने में स्वदेशी टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका है। यह हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों जगहों पर वार करने में सक्षम है। इसके लैंडिंग के लिए किसी लंबे रनवे की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे टेक ऑफ में आसानी होती है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने तेलंगाना में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। तेलंगाना में प्रचार की अवधि अब केवल 3 दिन बाकी रह जाने से गति और तेज हो गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी कामारेड्डी और महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र में विजय संकल्प सभा में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि तेलंगाना में बदलाव की लहर है। लोग BRS सरकार के शासन से तंग आ चुके हैं। ऐसे में इस सरकार का जाना तय है। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के कामारेड्डी के बीजेपी के पक्ष में एक रैली को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्र समिति यानी BRS और कांग्रेस पर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने पिछड़े वर्गों या दलितों के लिए काम नहीं किया। दोनों धोखेबाज है और केवल झूठे वादे करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। आज पिछड़ा वर्ग के लोग उत्साहित है क्योंकि बीजेपी ने तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग समुदाय से मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है। पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना को पिछड़ा वर्ग से पहला मुख्यमंत्री देने का वादा पहले पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि लोगों ने बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है और बीजेपी जो कहती है उसे पूरा करती है। उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था कि हम 3 तलाक खत्म करेंगे और हमने यह किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने कहा था कि धारा 370 खत्म करेंगे, महिलाओं के लिए आरक्षण, सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन, और हमने इसे पूरा किया।
हमने राम मंदिर बनाने का वादा किया था और यह भी पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने तेलंगाना में हल्दी बोर्ड बनाने का वादा किया था और इसे भाजपा सरकार ने पूरा किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे तेलंगाना में बदलाव की लहर दिख रही है। तेलंगाना के लोग बीआरएस सरकार के 9 साल के शासन से तंग आ चुके हैं और इससे मुक्ति चाहते हैं। इस बार हवा बीजेपी के पक्ष में है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी मडिगा समुदाय के साथ हुए अन्याय को समझती है। भारत सरकार इस अन्याय को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है। इन मुद्दों के संबंध में मैंने कल दिल्ली में अधिकारियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र तेलंगाना राज्य के गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, पिछड़े वर्ग और दलितों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। हम एक विकसित, स्थिर और समृद्ध तेलंगाना के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 अन्य राज्यों के साथ 3 दिसंबर को होगी। 2018 के विधानसभा चुनाव में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस, जिसे पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस के नाम से जाना जाता था। महाराष्ट्र में अब शिवसेना में हिंदू हृदय सम्राट को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का वहां स्वागत में हिंदू हृदय सम्राट बताए जाने पर उद्धव गुट ने कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए निशाना साधा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच जहां राजस्थान में वोट डाले जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी वहां की हवा महल विधानसभा में लगे सीएम शिंदे के पोस्टर पर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। शिवसेना यानी उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय सिंह राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हिंदू हृदय सम्राट बताए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। संजय राउत ने कहा कि इस उपाधि का उपयोग शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के लिए किया जाता था। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सीएम शिंदे जब प्रचार के लिए पहुंचे थे, तो हवा महल विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बाल मुकुंद आचार्य के समर्थकों ने एक पोस्टर लगाया था। इसमें सीएम शिंदे को हिंदुत्व हृदय सम्राट बताया गया था। शिवसेना यानी यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि मीडिया से बातचीत में सवाल पूछे कि शिंदे ने यह उपाधि हासिल करने के लिए क्या महान कार्य किए हैं। राउत ने कहा कि सत्ता के लिए विचारधारा से समझौता करने वाले को उपाधि देने की एक नई प्रवृत्ति शुरू हुई है। उन्होंने शिंदे और 40 विधायकों के उनके समूह की ओर इशारा करते हुए यह कहा, शिंदे और इन विधायकों ने पिछले साल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की थी। वही शिंदे खेमे ने राउत की टिप्पणियों को हताशा का परिणाम बताया। शिंदे ने शिवसेना के प्रवक्ता अरुण सावंत ने कहा कि ठाकरे समूह के नेता उस वक्त खामोश क्यों थे जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान बाल ठाकरे का जिक्र बगैर उपाधि के किया जाता था। शिंदे को हिंदू हृदय सम्राट बताए जाने से उपजे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के मंत्री एवं बीजेपी नेता सुधीर ने कहा कि यह समझना चाहिए कि किसी और ने इस तरह के बैनर लगाए थे। क्या शिंदे ने खुद ये बैनर लगाए थे? कार्यकर्ता नेताओं को लेकर उत्साहित है। शिंदे के लिए कार्यकर्ताओं का ऐसी भावना रखना स्वाभाविक है जिन्हें लगता है कि वह यानी शिंदे बाल ठाकरे के रास्ते पर चल रहे हैं। इससे पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुड़ा सीएम शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए थे। तब उन्होंने भी सीएम शिंदे की तारीफ की थी। गुड़ा को गहलोत ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। सूर्य पर सनस्पॉट की संख्या बढ़ रही है। इस कारण सूर्य से भयानक सीएमई निकल रहे हैं जो पृथ्वी के ध्रुवों पर अरोड़ पैदा कर सकते हैं। 25 नवंबर के अंत तक यह तूफान पृथ्वी से टकरा सकता है। इस कारण रेडियो सिग्नल और पावर ग्रिड को नुकसान हो सकता है। सूर्य से निकलने वाले भीषण तूफान पृथ्वी के ध्रुवों पर अरोरा को बढ़ा सकते हैं। 25 नवंबर के अंत तक एक बड़ा भूचुंबकीय तूफान पृथ्वी से टकरा सकता है। सूर्य में बढ़ी हुई गतिविधि देखी जा रही है। इसकी सतह पर कई सनस्पॉट दिखाई दे रहे हैं जो अंतरिक्ष में गर्म प्लाज्मा छोड़ते हैं। सनस्पॉट सूर्य पर बने काले धब्बे हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र बेहद मजबूत होता है। इनमें से कोरोनल मास इंजेक्शन यानी CME उत्पन्न होता है जो सूर्य से तेजी से निकलने वाले प्लाज्मा के विशाल बादल है।
सूर्य और ज्वालाएं भी उत्सर्जित करता है, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्र चमक है। यूके में नॉटिंघम में ट्रेड यूनिवर्सिटी में खगोल विज्ञान और संचार के एसोसिएट प्रोफेसर डैनियल ब्राउन ने कहा, सौर ज्वाला और CME दोनों सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव के कारण होते हैं। हालांकि सौर ज्वाला ज्यादा मजबूत होता है। यह आमतौर पर CME के निकलने के साथ होता है, लेकिन कणों को पहुंचने में एक दिन या उससे ज्यादा समय लगेगा। वही सूर्य का प्रकाश और रेडिएशन सिर्फ 8 मिनट में ही हम तक पहुंच सकता है। पिछले सप्ताह सनस्पॉट की संख्या में 10 गुना वृद्धि हुई है और हर दिन कई CME इनसे लॉन्च किए गए हैं। नासा के मॉडल के मुताबिक इनमें से एक CME पृथ्वी से भी टकरा सकता है और 25 नवंबर के अंत तक हमारे ग्रह तक पहुंच जाएगा। वैज्ञानिकों की ओर से तूफान के रास्ते के विश्लेषण के बाद इसकी पुष्टि होगी। यूके में एब्रिस्टविथ यूनिवर्सिटी में सौर भौतिक समूह के प्रमुख हूम मार्गन ने कहा, एक भूचुंबकीय तूफान सूर्य से होने वाले विस्फोट को गंभीर रूप से बाधित करेगा। NOAA के मुताबिक भूचुंबकीय तूफानों की तीव्रता के विभिन्न स्तर हो सकते हैं। जीवन मामूली से लेकर G5 सबसे चरम तक हो सकता है। सबसे तेज तूफान बेहद दुर्लभ है। हर 11 साल के सौर चक्र में 1700 जीवन तूफान, 100 G4 और सिर्फ 4 G5 तूफान हो सकते हैं। सौर तूफान के कारण पृथ्वी के ध्रुव पर अरोर बन जाते हैं, जो आकाश में रंगीन रोशनी होती है। गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध में 48 दिन बाद शुक्रवार को विराम लिया गया। दोनों पक्षों ने समझौता किया कि 4 दिन तक लड़ाई रोककर बंधकों की रिहाई की जाएगी। शुक्रवार को डील के नियमों के मुताबिक हमास ने बंधकों को छोड़ा तो इजराइल ने जेल में बंद फिलिस्तीन के कैदियों को रिहा किया। युद्ध विराम के बीच ही इजराइल की सेना की ओर से एक कड़ा बयान भी आ गया है कि वो हमास कमांडरों की खोज जारी रखेंगे। इजराइल ने साफ कर दिया है कि हमास को खत्म करने की अपनी मुहिम से वह पीछे नहीं हटने वाला है। इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने हमास कमांडरों को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि गाजा ही नहीं बल्कि और दुनिया भर में उनका पीछा किया जाएगा। हमास के कमांडर गाजा, कतर या दुनिया भर में कहीं भी रहे, इजराइल की सेना उनका पीछा करेगी और उनको खत्म करेगी। इजरायली सेना के प्रवक्ता की हमास को धमकी उसके कई पुराने ऑपरेशनों को भी याद दिलाती है, जब इजराइल की खुफिया एजेंसी और सेना ने मिलकर आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड को खत्म किया। हालांकि हाल के साल में इजराइल की ओर से उस तरह के ऑपरेशन नहीं हुए जैसे म्यूनिक नरसंहार के बाद हुए थे। हालांकि समय समय पर इजराइल की खुफिया एजेंसी पर हमास के कमांडरों को मारने के आरोप लगते रहते हैं। 2010 में मोसाद पर दुबई में महमूद अल मोहम्मद की हत्या का आरोप लगाया गया था। ईरान में भी हमास से जुड़े कमांडरों की हत्याओं का आरोप इजराइल पर लगा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर ट्यूनीशिया और मलेशिया में हमास के इंजीनियरों की हत्या का आरोप लगाया गया था। इसके बाद से फिलिस्तीन, ईरान और सीरिया के बाहर कोई ऐसा आरोप मोसाद पर नहीं लगा। हगारी ने जिस तरह से हमास कमांडरों को विदेशों में ढूंढ लेने की बात कही है, वह टारगेट करके हत्या के एक नए युग का संकेत भी देती है। डैनियल हगारी ने गाजा में संघर्ष विराम पर कहा है कि सेना को ये बता दिया गया है कि किस तरह से सीज फायर के दौरान काम करना है। सीज फायर में मिले समय में हमारे जवानों को युद्ध के अगले चरण के लिए खुद को तैयार करना है। इसके बारे में सेना को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। हगारी ने 13 इजरायली और 11 अन्य बंधकों की रिहाई को बड़ी राहत कहा, लेकिन साथ ही कहा कि अभी जो लोग हमास की कैद में हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि सभी बंधकों की रिहाई के लिए प्रतिबद्ध है। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।